यस बच्चा, तो फर्स्ट लॉ में ये वाला जो लॉ है इसको हम बहुत वैरायटी से लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशन। तो हम देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन। आई थिंक हमने कंडीशन साइक्लिक प्रोसेस तक देखी थी। यस और नो जल्दी बता दीजिए। मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताया था, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। कंडीशन पहले हमने किया था, सबसे पहला कंडीशन आइडियल गैस का आइसोथर्मल कंडीशन में, दूसरा हमने साइक्लिक प्रोसेस किया यानी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हम करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है बच्चा? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, है ना? तो डेल्टा वी आपका क्या होगा? 0। और अगर आपका डेल्टा वी 0 होगा तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। यस और नो? यस मैम। तो ये वाला सेक्शन तो 0 हो गया, तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर आपका वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू, करेक्ट है ना? यस। अच्छा, अब ये Q, जब इस आप Q की बात कर रहे हैं तो दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो व्हाट यू कैन राइट हियर एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आगे बहुत बार आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Q at constant volume is equal to internal energy। कहीं कहीं पे U को E सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ का मॉडिफिकेशन। चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है भाई, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए रखी है। तो कल की रिकॉर्डिंग में आज आपको लिंक शेयर कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस। मुझे बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या एक्सचेंज नहीं होता है बच्चा? व्हाट यू कैन नॉट एक्सचेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस? हीट। क्यों नहीं एक्सचेंज कर सकते ना? अगर आपका ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है तो इनके बीच में अगर मैंने एडियाबैटिक वॉल लगा दी तो आप हीट तो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, है ना? ओके, यस। लो भाई, प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। हो गया हर्ष, क्यादा, डन? यस मैम। आइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका Q 0 हो जाएगा, तो आपके फॉर्मूला में यानी फर्स्ट लॉ में क्या मॉडिफिकेशन आएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q इज गेटिंग 0 यानी इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू वर्क डन। और आप इसे कैसे लिख सकते हो? डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V होता है, तो यू कैन राइट इट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, करेक्ट? तो एक ही फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग कंडीशन में। बात समझ में आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अगर आपका वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना? ऑन द सिस्टम वर्क किया गया है। एंड इफ वर्क डन इज कमिंग नेगेटिव देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे वर्क और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सामने सामने वैरी करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कॉजेज इंक्रीज इन, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, ऑन द सिस्टम में वर्क डन अगर पॉजिटिव है और वर्क डन ज्यादा हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना, समझ रहे हो ना? तो इफ looking at this relation I can say or I can write a statement like कि work done on system causes increase in internal energy. It causes increase in internal energy जिसे आप U से denote करते हो, and this causes decrease in internal energy, that is U. Any doubt? नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं होगा। चलिए पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू फिफ्थ कंडीशन, दैट इज आइसोबारिक कंडीशन, है ना? आइसोबारिक प्रोसेस या कंडीशन के अंदर क्या कांस्टेंट होता है बच्चा? प्रेशर। प्रेशर। हाँ, तो प्रेशर, ये डेल्टा क्यू लिखना। हाँ, तो प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट होता है तो
अगर मैं लिख रही हूँ डेल्टा U is equals to Q plus W and I know that work done is equals to minus P external delta V, और अगर आपने वहां पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये वाला सेक्शन तो पूरा गया, जीरो हो जाएगा, करेक्ट? Yes. ठीक है, डेल्टा P जीरो हो जाएगा. सो यू कैन राइट द फॉर्मूला अगेन एज, ये देखो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q, ये तो सेम हो गया, बट हियर P एक्सटर्नल, एक मिनट, यस. तो यहाँ पे बच्चा ये रिलेशन ना लिखकर आप क्या लिखोगे, एक मिनट, आपको P कांस्टेंट है यानी डेल्टा P जीरो होगा, और हम फॉर्मूला में कहीं भी डेल्टा P नहीं लिखते हैं, P लिखते हैं, P एक्सटर्नल लिखते हैं, डेल्टा P नहीं लिखते हैं, यानी चेंज जीरो होगा. अगर प्रेशर है तो वो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर चेंज है तो वो जीरो होगा. तो उस हिसाब से फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से वो जीरो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस वाला. ये कहाँ से निकला मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद. ठीक है, क्योंकि इसका एंथैल्पी के साथ रिलेशन है, तो वी विल टेक आउट दिस फॉर्मूला. चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यस, ओके बच्चा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करें. न्यूमेरिकल्स करने से Yes, ma'am. डेल्टा वी नेगेटिव आएगा ना? हाँ जी, एडियाबेटिक में डेल्टा वी नेगेटिव आएगा ना? डेल्टा वी नेगेटिव आएगा. किस केस में की बोल रहे वैल्यू हैं बच्चा? एडियाबेटिक में बोल रहा हूँ. एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका डेल्टा वी नेगेटिव आएगा. इट्स नॉट नेसेसरी ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब उसमें एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, उसके हिसाब से डेल्टा वी का साइन होगा. ओवरऑल डेल्टा यू अगेन वो डिपेंड करेगा. देखो आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऐसा मेंशन होगा कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन है या कंप्रेशन है, या फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ जाओगे कि एक्सपांशन है या कंप्रेशन है. तो वो साइन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डेल्टा वी करोगे तो V2 माइनस V1 ही करोगे, और जब क्वेश्चन में देखोगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका करेक्ट ही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब इससे पहले न्यूमेरिकल करें, हम एंथैल्पी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि मैं वो लास्ट केस आपको समझा सकूं. एंथैल्पी डिनोटेड बाय H सिंबल, change in enthalpy is denoted by delta H. ठीक है, so what is enthalpy? अभी मैंने आपको पीछे बताया, heat absorbed by the system at constant pressure, ठीक है, यानी कि आपका QP heat at constant pressure is equal to enthalpy or change in enthalpy, and you know that Q at constant volume is equal to बच्चों जल्दी बताइए. डेल्टा यू. वेरी गुड. Delta U. Q at constant volume is equal to delta U यानी इंटरनल एनर्जी, तो आप इंटरनल एनर्जी को इसके टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज बेसिकली योर एंथैल्पी. ठीक है, अब बात करते हैं, तो डेल्टा लगा रहे हो तो सीधी सी बात है ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन? जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, विल इट बी अ स्टेट State फंक्शन? function. ओके, वेरी गुड. स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Extensive. ओके, चलो अभी आ जाओ, नीचे आ जाते हैं. मोलार एंथैल्पी, अगर मैं एंथैल्पी को मोलार एंथैल्पी बोलूं तो बताइए क्या चेंज होना चाहिए डेफिनेशन में? सिंपल बातें याद रखो, ये सेम डेफिनेशन होगा लेकिन 1 मोल सब्सटेंस के लिए होगा, तो उसे मोलार एंथैल्पी बोलेंगे. समझ गए ना? हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, heat absorbed by 1 mole of the substance, 1 mole of substance at constant pressure.
तो तब आपने उसे बोल दिया मोलार एंथैल्पी। ओके, सिंपल। अच्छा, हमें पता है दिस इज द रिलेशन ऑफ एंथैल्पी विथ इंटरनल एनर्जी। ये रिलेशन आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, यानी कि वर्क डन। ओके, सो दिस पीवी को इस तरह से डेल्टा में डिनोट किया है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान देना। अगर मैं डेल्टा पीवी है तो मैं किसी के साथ भी डेल्टा लगा सकती हूँ। आई कैन राइट डेल्टा पीवी और आई कैन राइट पी डेल्टा वी, करेक्ट? समझ रहे हो? Yes, ma'am. समझ रहे हो? ये डेल्टा अगर मैंने दोनों के लिए लगाया है तो आइदर इट विल बी डेल्टा फॉर प्रेशर और इट विल बी डेल्टा फॉर वॉल्यूम। लेकिन हमें पता है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा P कांस्टेंट है बच्चा, ठीक है? अगर P कांस्टेंट है तो हम क्या लेंगे, डेल्टा PV इज इक्वल टू P डेल्टा V वाला केस लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा P वाला केस ये वाला 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? जब मैं Yes, ma'am. इस फॉर्मूले को एक्सपांड करूंगी तो आई कैन राइट इट इन टू वेज, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V। लेकिन क्योंकि चेंज इन प्रेशर इज 0, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है एंड चेंज इन प्रेशर इज 0, so this part will become 0 and finally you will get delta H is equals to delta U plus P delta V. Getting it? Yes, ma'am. Very good. ओके, अब आपको एक और चीज पता है, वो क्या पता है कि P डेल्टा V या PV is equals to nRT, सुना है आपने, है ना? So P delta V is equals to delta nRT, where R is your constant, ठीक है? N stand for number of moles. तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, मैं इस रिलेशन को आगे प्रोसीड फर्दर करूंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ध्यान से देखिए। येलो येलो डर्टी फेलो सिटिंग ऑन द बफेलो। ओके, सो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा nRT लिया है मैंने, है ना? अब क्योंकि R कांस्टेंट है तो उसके साथ डेल्टा तो आप लगाएंगे नहीं, ठीक है? तो आपके पास डेल्टा लगाने का ऑप्शन N के साथ आ रहा है, या तो फिर आप T के साथ लगा सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? which part will be 0, this one or this one? Second one. सेकेंड वन। तो अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है तो ये वाला 0 हो जाएगा और फिर आप लिखते हैं P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा nRT, ठीक है? अब यहाँ पे जो डेल्टा N ले रहे हैं आप, उसके साथ आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। This N stands for Ng and this delta N is equal to N2 minus N1, यानी number of moles on product side minus number of moles on reactant side, and that too बच्चा those reactant and product should be in gaseous state। समझ रहे हो? हम जिसके भी मोल्स काउंट करेंगे वो गैसियस फेज में ही काउंट करेंगे और प्रोडक्ट के गैसियस मोल को रिएक्टेंट के गैसियस मोल से सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा Ng कैलकुलेट करेंगे। समझ आई बात? वेरी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है? Yes. तो हमारे ma'am. पास जो फाइनल रिलेशन आया डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V था, तो P डेल्टा V की जगह अब मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा NGRT, करेक्ट? ये रिलेशन निकल Yes. अच्छा, अब देखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे नंबर ऑफ मोल्स यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं और अगर वो 0 आता है तो आपका एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, करेक्ट? अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर आपका डेल्टा Ng कम्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो उस केस में क्या बड़ा होगा? डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U। इसकी वैल्यूज प्लेस करके देखते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। थर्ड केस में अगर Ng इज स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव में है, तो डेल्टा H विल बी स्मॉलर देन डेल्टा U। यू वांट टू सी एग्जांपल फॉर दिस केस? Yes, ma'am. चलिए देखिए ध्यान से।
I'll give you one example. Yes, we have H2 in gaseous state plus Br2 in gaseous state. It is giving you 2 HBr in gaseous state. You have to calculate delta Ng. बताइए इसमें delta Ng क्या होगा? इसके 2 मोल गैशियस फेज में है और इनके भी 2 मोल गैशियस फेज में है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, Reactant. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0. तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U फॉर द फर्स्ट केस. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. अच्छा, दूसरा केस लेते हैं. वी हैव C प्लस 2H2O. Carbon is in solid state, water is in gaseous phase. It is giving you 2H2 in gaseous phase plus CO2 in gaseous phase. Now calculate delta N. डेल्टा Ng क्या होगा बताइए? इधर कितने मोल हुए? 3. 3. और इस साइड पे 2. 2. सिर्फ वाटर का काउंट करना है, तो कितना बचा? 1. 1 तो ग्रेटर है भाई. तो सीधी सी बात है कि अगर मैं इसमें प्लेस करूंगी वैल्यूज को, तो ये 1 होगा, फिर मैं R की वैल्यू रखूंगी, T की वैल्यू रखूंगी, उसमें डेल्टा U ऐड करूंगी, तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U ना, बिकॉज डेल्टा H इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NgRT. गेटिंग इट? अरे समझे कि नहीं समझे? रिपीट करूं? Yes, ma'am. समझ आ गया. समझ आ गया ना? अरे देखो, ये आपकी एंथैल्पी है, ये आपका डेल्टा U है, ये डेल्टा NgRT है. अगर आपने इसको 1 लिया, ठीक है, तो R की भी वैल्यू रखोगे, T की भी वैल्यू रखोगे. एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NgRT. तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर. तो भाई हम इस केस के लिए बोल सकते हैं कि डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U वैल्यू. करेक्ट? अब थर्ड केस के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, ये देखिए, ये है आपका स्क्रीन. देखिए ध्यान से. थर्ड केस के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं. PCl5 है आपके पास, ठीक है, गैसियस फेज में है. इट इज गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 ऐसा ही होता है. सब गैसियस फेज में है. कैलकुलेट डेल्टा Ng. 2 minus 1 1. अरे तो सेकंड केस निकला, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा? विच विल बी ग्रेटर? Delta H. Delta H. वेरी गुड. अभी एक और केस करते हैं. आई हैव 2CO गैसियस फेज प्लस O2 गैसियस फेज गिविंग यू 2CO2. लेट मी नो. गैसियस फेज में ही होगा. बताओ डेल्टा Ng. -1. -1. Now in this case, delta H is equals to delta U plus delta NgRT. यानी कि आप यहाँ पर डेल्टा U में से डेल्टा Ng, यानी ये कितना हो जाएगा? -1 RT. यानी कि आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में से भी इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आप क्या कहेंगे कि योर डेल्टा H इज स्मॉलर देन डेल्टा U. करेक्ट है ना? समझ गए? आसान Yes, ma'am. था, सिंपल था क्वेश्चन. ओके मैम हाँ जी. मैम एक बार वापस से लास्ट वाला बताओ ना. अच्छा देखो ध्यान से, ये तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आई ना, तो ये डेल्टा Ng में आपने वैल्यू प्लेस किया, तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी आपकी? नेगेटिव. डेल्टा U आपका पॉजिटिव होगा. तो डेल्टा U की वैल्यू में से अगर आप कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तब जाके आपको डेल्टा H मिलेगा, मतलब कि डेल्टा H डेल्टा U से तो छोटा हुआ ना. यस मैम. समझ गए ना? अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज होती, अगर मेरे पास डेल्टा U मान लीजिए 5 है, -1
R एंड T की वैल्यू रख रहे हो, तो तुम 5 में से इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके डेल्टा H निकलेगा, यानी इंटरनल एनर्जी से वैल्यू उसकी छोटी होगी, समझ गए ना? ओके हाँ चलो अभी नेक्स्ट। मैम हाँ जी मैम लास्ट स्लाइड में एक डाउट है। हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड हाँ मैम, लास्ट में आपने किया था 3 - 2 पर, वो नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ please। अरे मैम आगे वाली अच्छा वो हाँ बोलो। मैम इसमें आपने 3 - 2 1 क्यों लिया? क्योंकि दोनों तरफ तो 3 ही है ना मोल्स तो। कार्बन सॉलिड में। गैशियस मोल है ना, कार्बन सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे हमें गैशियस मोल्स ही लेने हैं। देखो Ng लिखा है हर जगह हमने, ठीक है। सॉलिड Okay. स्टेट या लिक्विड स्टेट के मोल्स आपको काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। आ जाओ। ओके नाउ नेक्स्ट आई थिंक आई कैन गिव यू वन गुड क्वेश्चन, you can now solve this, so let's do it. Question is, for the reaction I have C3H2, I guess C3H2 हो सकता है, अरे कहाँ से हो सकता है कुछ भी, C3H8 ले लेते हैं। C3H8 गैसियस फेज में है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं। कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमेशा याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओ, जलाते वक्त आपको यही निकलेगा। आपको सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। कल को मैं बोलूं बेंजीन इज बर्न्ड या फिर कंबशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट, तो आप बेंजीन का फॉर्मूला लेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएंगे। सिर्फ आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? यस मैम। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर is given to you as 27 डिग्री सेल्सियस, you have to calculate डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो you know that डेल्टा H is equals to डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, करेक्ट। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U is equal to डेल्टा NgRT। N क्या हो गया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स यू हैव टू कैलकुलेट, वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में और ये गैसियस फेज में है, ठीक है। अब बताओ कितना आया? दिस इज 3 एंड दिस साइड वी हैव 5 + 1 6, तो 3 माइनस 3 6 RT, तो बेसिकली ये हो जाएगा -3 RT, करेक्ट। डेल्टा H माइनस डेल्टा U यू आर गेटिंग एज -3 RT, करेक्ट। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो यहाँ पे तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दे दिया है। अब देखो ये टेम्परेचर की वैल्यू अगर प्लेस करते हो तो आप इसे केल्विन में प्लेस करोगे 27 + 273, तो ये 300 हो जाएगा। और R की वैल्यू डिपेंड करेगी आप किस यूनिट में आंसर निकालना चाहते हो। अगर आप कैलोरी में निकालना चाहते हो तो R की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। प्रेशर की कौन सी यूनिट क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से, बार में है, पास्कल में है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज चूज करनी होगी। जूल पर केल्विन पर मोल में है तो आर की वैल्यू तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रखनी होगी, नहीं तो ट्राई टू टेक इट वेरी इजी। बाकी मेथड्स में क्या होता है, आर की वैल्यू 8.314 है मैम, या फिर 0.083 है, 0.082 है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपकी मर्जी है कि यार क्या रखते हो, तो टेक इट टू एंड कैलकुलेट वैल्यू इन कैलोरी, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, 2-3 ही बोल मैम रहे। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता तो T2 - T1 करना पड़ता। क्या क्या क्या? टेम्परेचर डिफरेंट होता तो डिफरेंट क्या बोल रहा है? अच्छा टेम्परेचर डिफरेंट होता तो, टेम्परेचर डिफरेंट होता तो बच्चा ये वाला जो हमने किया है ना डेरिवेशन यहाँ पर, इसमें ये लगता। टेम्परेचर डिफरेंट होता तो दूसरा वाला ये वाला ले लेते आप,
ठीक है, बट ये यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मेजर किया जाता है, इसीलिए आपको फाइनल इक्वेशन ये दी गई है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चला जाएगा आपका। तो ये वाला सेक्शन लोगे, डेल्टा टी लोगे आप, तब वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई एक ही मतलब चीज मैम की दोनों तो वेरी हाँ जी, अगर यानी आपकी दोनों में से कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। ठीक है, चलो होगा। आ जाओ। अभी अगला हमें करना है हीट कैपेसिटी, लेकिन हीट कैपेसिटी करने से पहले आई वुड लव टू गिव यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन? नाइस क्वेश्चन। चलो what is the difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume for reaction? क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यस मैम। अरे नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगी, बोलो तो सही एटलीस्ट। मैम एक बार समझा दो। हाँ देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम? यू नो द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, और अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया और वॉल्यूम कांस्टेंट लिया तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर बेसिकली हीट ना, डेल्टा यू इज हीट एनर्जी एट कांस्टेंट क्यू प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम ना। प्रेशर वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम। हरे राम जय श्री राम, वॉल्यूम है बेटा। ये देखिए, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, याद रखना ये। तो बेसिकली डेल्टा यू is at constant volume, heat change at constant volume, and delta H is heat change at constant pressure. तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये डेल्टा H एंड डेल्टा U आर बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट NGRT। अब लगाओ, यानी ये कैलकुलेट करना है। डेल्टा NG कितना होगा क्वेश्चन के हिसाब से आपका? प्रेशर कांस्टेंट है 25, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 माइनस दिस साइड यू हैव 15, क्या आ रहा है? -3। -3। -3, वेरी गुड, -3। अगर मुझे आंसर किलो जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? 8.3, करेक्ट। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर 25 डिग्री को कन्वर्ट सेल्सियस करेंगे। में नहीं लेना, केल्विन में लेना है। 73 ऐड करिए, 25 प्लस 273, 298। 298। ओके 298, 25 है या 28? अगर मैं इसको 28 कर दूं, चलो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी फिर। इसको ले लेते हैं, 300 करना है, 300 करना है तो कितना चाहिए मेरे को? 27 तो 27 डिग्री चाहिए 7 मैम। ले लो, हाँ 300 बेटर रहेगा। तो 300 ले लो। ठीक है, अब करो फाइनल आंसर, बताओ मुझे। ये वाली 8.3 वाली वैल्यू आपकी जूल के लिए निकलेगी, लास्ट में आंसर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? फिर 3 900 इंटू 8.3, 7470। 747 and further 0।
7470, वेरी गुड। और किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, -7.4 किलो जूल, करेक्ट। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। हमने कौन कौन से मैम। टॉपिक कवर कर लिए हैं अब तक? फर्स्ट लॉ कवर कर लिया, जितने भी याद करते देखो, सारे बेसिक टर्म्स खत्म कर लिए थे आपने। दैट इज सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, एंड यू हैव सीन वेरियस सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, isolated system. Then you have seen cyclic process, reversible, irreversible process. Then you have seen extensive and intensive property, state function and path function. उसके बाद हमने डिस्कस किया heat क्या है, work क्या है, heat is evolved or absorbed, उसके हिसाब से उसका sign convention, work is done on the system, work is done by the system, उसके हिसाब से उसका sign convention. उसके बाद हमने देखा कि आपका वर्क डन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस कराई नहीं कराई है आई गेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब तक जो हमने पढ़ा है दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू -P डेल्टा V, ये केस है इरिवर्सिबल के लिए। वर्क डन का ये फॉर्मूला है इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए, क्योंकि इसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस आप एड अप नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तो उसका डेरिवेशन आपको कराना बाकी है, तो ये याद रखिएगा। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफरेंट, वेयर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विथ लिमिट्स। ओके, उसके बाद हमने किया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे हमने दिया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला आया डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड देन वी हैव सीन जीरोथ लॉ भी देखा, पर जीरोथ लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन देखा। आपने देखा कि P डेल्टा V को डेल्टा NGRT से कैसे इक्वेट करते हैं, और इन्हीं फॉर्मूलेज के अलग अलग रूप देखे अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। एंड फाइनली वी आर स्टॉपिंग इट हियर, एंड नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसके आगे होगा। ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विथ हीट कैपेसिटी, और ये भी चीज डिस्कस करेंगे वर्क डन अंडर इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड।